बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बुलेट बजट शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अक्सर हर बार बजट में बात की जाती है इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करने की, एमएसएमई की बात कही जाती है और इस बार भी जब बजट पेश किया जाएगा तो ये देखने वाली बात है कि क्या इस बजट में भी इसी तरह से एमएसएमई, लघु उद्योग, स्टार्टअप्स पर जोर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बार सरकार का जोर रहा है स्टार्टअप्स, नई नौकरियों को जनरेट करने का, इसके अलावा युवाओं को खुद के उद्योग लगाने का। उसको लेकर कई ये कहा जाए कि कई योजनाएं लेकर आई। स्किल इंडिया प्रोग्राम बाकायदा चलाया गया। एफडीआई प्रोग्राम के जरिए विदेशी निवेश को भारत में बढ़ावा देने की बात कही गई। लेकिन क्या अब उम्मीदें हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की और जो उद्योगपति हैं वो आखिर इस बजट को लेकर कितनी उम्मीदें रखते हैं? पिछली जो योजनाएं हैं उनको लेकर उनकी क्या राय है? आज इस बुलेट बजट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और अब इंडिया डेली की टीम इसी के साथ आ पहुंची है इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसी ही इंडस्ट्रीज़ के साथ में जो जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट की इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो सरकार हमेशा से ये ज़रूर उम्मीद करती है कि वो एमएसएमई या फिर एमएससी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तवज्जो दे, लेकिन क्या इस बार के बजट में भी ऐसी ही कोई संभावना नज़र आएगी? आइए जानते हैं। सीधे चलते हैं अंदर इंडस्ट्रीज़ की तरफ जहां पर हमारे साथ में कई इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं। नमस्ते सर। देखिए, तो अब हम हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। अक्सर आपके मन में यही सवाल आते होंगे, जो आपके घर तक जो सामान पहुंचते हैं वो आखिर बनते कैसे होंगे? मेरे लिए भी बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस है। जिस इंडस्ट्री में मैं मौजूद हूँ ज़रा समझ लेती हूँ। सही है, किस तरह की अभी हम फैक्ट्री में मौजूद हैं, क्या इंडस्ट्री? पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम केपी सिंह है और ये इंडस्ट्री में मैं मशीन सप्लायर हूँ। अच्छा। और इसके जो मालिक हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो वर्मा जी हैं। और ये हमारे चौधरी साहब हैं, इनका भी अपना एक मोल्डिंग प्लांट है। और हमारे ये धर्मेंद्र चौधरी जी हैं, इनका भी एक मोल्डिंग प्लांट है और इन मशीनों के लिए डाई भी बनाते हैं। अच्छा, मैं सवाल जवाब करूं लेकिन उसके पहले मैं दिखाती चलूं। मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है कृपाल जी, ज़रा दिखाइए यहाँ पर ये क्या क्या कैसे काम होता है, पहले ये देख लेते हैं, फिर ये क्या बन रहा है, किस तरह से वर्क होता है, ये ज़रूर समझते हैं। राजीव जी हमारे साथ में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सर, पहले तो मैं बजट पे आऊँ लेकिन उसके पहले बता दीजिए किस तरह का वर्क हो रहा है। ये एलजी के लिए हम पार्ट बनाते हैं। ये फ्रिज के रिलेटेड सारे पार्ट्स हैं। फ्रिज, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन के जो स्पेयर पार्ट लगते हैं अंदर बॉडी में लगते हैं, वो हम यहाँ बनाते हैं। ये फ्रिज में वेजिटेबल ट्रे का कवर है जो हम बनाते हैं एलजी के लिए। अच्छा, और यहाँ पे मतलब अलग अलग कंपनीज के लिए होते हैं? कंपनी के लिए अलग अलग पार्ट बनाते हैं। प्लास्टिक पार्ट रिलेटेड पार्ट है, वर्लपूल के लिए, एलजी के लिए, सैमसंग के लिए हम प्लास्टिक पार्ट बनाते हैं। मैं चाहूँगी राजीव जी आगे की तरफ आ जाते हैं, फिर हम चर्चा भी शुरू करेंगे। फिर मैं बाकी एक एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका भी रुख करूँगी। सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो माल है ये कहाँ से आता है, कैसे काम होता है? ये रॉ मटेरियल है, कुछ इम्पोर्टेड होता है, कुछ हमारे गुजराती कंपनियाँ हैं जो दाना रॉ मटेरियल बनाती हैं। उनसे लेके फिर हम ये मशीनों के थ्रू प्रोसेस करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जैसे एसी के पार्ट हुए, वॉशिंग मशीन के पार्ट हुए, एयर कंडीशन के पार्ट हुए, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फिर हम कंपनी में सप्लाई करते हैं। वो उनको फाइनल प्रोडक्ट में असेंबल करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, यानी कि आपके घर पर पार्ट सप्लाई करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट उनके यहाँ बनते हैं। यानी आप जैसे ही जो फ्रिज खोलते हैं उसमें जो आपको कवर्स नज़र आते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। मैं ज़रा हाथ में लेकर दिखाती हूँ। ये काफ़ी मजबूत सा, जो आपको ये डिज़ाइनर बड़ा सुंदर सा क्लीन सा दिख रहा है, दरअसल उसके पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। सर, इंडस्ट्री में अभी जिस फैक्ट्री में अभी हम मौजूद हैं, लगभग कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ? मेरे पास 72 के आसपास एम्प्लॉय हैं टोटल। 70-72 लोग हैं मेरे पास। अच्छा, और कंटिन्यू वर्क? 24 घंटे प्लांट चलता है हमारा, 24 आवर्स इंटू 7। अब मैं ज़रा बजट की तरफ आऊँगी, आप लोग भी मेरे साथ में आते चलिए। मुझे लगता है चलते चलते बात करते हैं। राजेंद्र, अब बजट पेश होने वाला है, आप लोग एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हर बार क्योंकि सरकारों का बड़ा जोर रहता है इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने का, क्या उम्मीदें हैं बजट पर? नहीं, मेरा बजट मोदी जी से या सरकार से ये उम्मीद है कि हम स्टार्टअप पे जो हम फोकस करिए गवर्नमेंट, इस साल अगर स्टार्टअप बढ़ाने के लिए हमें मोल्डेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट हुआ या रबड़ मोल्डेड प्रोडक्ट हुआ, वो टोटल इंपोर्ट बैन करना चाहिए, तभी यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलेगी। अब क्या है हमारा, चाहे देखिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हुआ, एलईडी लाइट हुआ, या जितना क्या ना पेटीएम अनप्लास्टेड है, ये सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारे को वो काम नहीं मिल पाता है, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट पे इन पे बैन होगा तो हमारे लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा, हमें काम मिलेगा।
तो हमारा सरकार से यही डिमांड है कि जितने भी मोल्डेड प्रोडक्ट हैं जो अभी यहाँ पर हम इंडिया में बना सकते हैं उनको टोटली बैन करना चाहिए, तभी यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिलेगा। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, सेमीकंडक्टर जो हमें पता है कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है, इनको छोड़ के मैक्सिमम जो इंडिया में बन सकता है उन पे गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। रणवीर सिंह जी, आपकी किस चीज़ की इंडस्ट्री है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पूरी टीम की तरफ से। मैं ग्रेटर नोएडा एंटरप्रेन्योर्स का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र वर्मा जी, ये हमारे केपी सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं, ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम हमारी इंडस्ट्री में आकर के हमारे जैसे उद्यमियों की समस्याएं आप जो सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। अब लेकिन जब बजट आ रहा है तो समस्या आप सीधे अपनी जुबान से आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बजट में क्या बड़ी बातें हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? बजट में जो आम उद्यमी है उसको तो कोई कुछ नज़र आता नहीं है। बाकी व्यापारी भी राजनीतिक पार्टियों के सपोर्टर और विरोधी रह गए। कोई व्यापार हित में तो कोई आदमी बात करता नहीं है। जब सरकार जीएसटी लेकर के आई थी, सरकार ने वायदा किया था सभी उद्यमियों के साथ में, बहुत सारी मीटिंगें हुई थी। जीएसटी आने के बाद में उद्यमियों का किसी भी तरह से शोषण नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सारी बातें जो है कागजों में दफन हो गई। वही सिस्टम दोबारा से लागू हो गया है। दोबारा से इंडस्ट्रियों के ऑडिट हो रहे हैं। ऑडिट होने में व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसी जो जीएसटी जब सरकार ने लागू की थी, जो नियम सरकार ने बताए थे वही लागू होने चाहिए। जीएसटी वगैरह का कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडिट नहीं होना चाहिए। जी 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 वो स्मॉल स्केल के लिए जो बड़ी इंडस्ट्री ऑडिट होना चाहिए। स्मॉल स्केल में क्या है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये अननेसेसरी हरास होते हैं। हम इंडस्ट्री वाले वो ऑनलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन ऑडिट करना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन उनको अपने पोर्टल के हिसाब से जब हमारी सेल परचेज 1 नंबर में जब 10 तारीख को हम लोग हमारी सेल परचेज पोर्टल पे पहुंच जाती है तो सरकार को अपने आप ऑडिट हो जाना चाहिए। उसके बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई बात नहीं हुई। अब जो 6 साल की सरकार जो है ऑडिट करवा रही है। अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को, लेकिन व्यापारी बहुत कमज़ोर होता है, अपनी परेशानी कह नहीं सकता है। अगर कहेगा अधिकारी लोग शोषण करते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है मुझे लगता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल वे में जिस चीज़ की ज़रूरत है। जीएसटी लागू तो किया जा रहा है और व्यापारी उसके लिए इनकार भी नहीं करते, लेकिन जो उसकी एक पूरी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो जिससे उनको तकलीफ ना हो। सर, अब आप बता रहे थे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, क्योंकि मशीनें आप लोग बाहर से मंगवाते हैं, वो कितना चैलेंजिंग है और आपको लग रहा है इस बजट में क्या उसका भी ध्यान रखा जाएगा? वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार हमारे इंपोर्ट में कि जब हमारी कस्टमर से मशीन डील होती है तो हमारा तो इंडियन रुपीज़ में प्राइस तय होता है, तो उसमें डॉलर फ्लक्चुएट कर जाता है, तो एक मशीन पे 2.5-3 लाख रुपए का लॉस हो जाता है और जो हमें बियर करना पड़ता है। और कई बार हमारे फ्रेट बढ़ जाते हैं कि जब भी रिसेंटली हमारा $700 फ्रेट से जंप करके $4,000 पे चला गया, तो इतना तो मार्जिन होता नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ तब कर सकती है कि अगर डायरेक्ट जैसे हमें यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सब्सिडी मिले। अभी हमारा बैंक का रेपो रेट इतना ज़्यादा है कि हम एनबीएफसी पे या बैंकों के पास जाते हैं तो हमारे पास 11-12% पे हमें कैपिटल मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इसे एमएसएमई या एसएमई को डायरेक्ट बेनिफिट मिले और सिडबी का इन्वॉल्वमेंट हो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6-7% पे आना चाहिए। अभी रेपो रेट हमारा 6.5% चल रहा है इस टाइम पे, तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे आरओआई निकल के नहीं आता है। सर, अब बजट आने वाला है, मेरा सवाल बजट को लेकर ही है कि जो बजट आने वाला है उसमें आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? ये बजट किस तरह का रहना चाहिए, खासतौर से बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट? तो इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे लगता है कि मैडम कि हमें जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी इनकम टैक्स में है उसी तरह की ट्रांसपेरेंसी जो जीएसटी में होना चाहिए। वो जो सर ने कहा कि इंस्पेक्टर राज जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज तो हम पहले से भुगत चुके हैं वैट के दौरान भी, तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इस वक्त जीएसटी और वैट में, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके अंदर।
देखिए जीएसटी की बात इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर अब एक और बात, क्योंकि हमेशा से सरकारों का जोर है, खासतौर से सरकार का ये जोर रहता है कि जो नौकरी देने वाले आपको बनना है, स्टार्टअप्स की तरफ आपको ज़्यादा जाना है, और तभी हम देखते हैं कई युवा जो है वो स्टार्टअप की तरफ आते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो इतना स्मूथ है? क्योंकि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा, आप लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल वक्त रहा होगा। मैडम, स्टार्टअप में मुझे लगता है जो चैलेंजेस रहते हैं, पहले तो फंड जनरेशन का रहता है। फंड जनरेशन के लिए आदमी सबसे पहले बैंक में जाता है, और जैसे स्टार्टअप में बोलते हैं नहीं यार हमें सब्सिडी मिलेगी, उस तरह का गवर्नमेंट का प्लान रहता है, तो वो सब्सिडी बैंक तक जाते हैं तो खत्म हो जाती है, क्योंकि बैंक अपनी आरओआई सबसे पहले देखता है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपके प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन आपके अपना कैपिटल कितना है आपके पास में, बैंक कितना सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आकर के वहाँ रुक जाती हैं कई जगह। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए, उसमें सरकार को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, बैंक्स को रिलैक्स करना चाहिए हमें। हाँ, देखिए जीएसटी और इसकी बात तो ज़रूर है, मैं लेकिन चाहूँगी कृपाल जी ज़रा इधर आइए। क्या नाम है आपका? फुलवंती। पूर्वंती जी, क्या बना रही हैं आप? ये पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? सूरजपुर। सूरजपुर में रहती हैं। कितना वक्त हो गया यहाँ काम करते करते? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, तब से यही काम कर रही है? हाँ यही काम। मतलब लोगों के घर में जो फ्रिज जाते हैं उसमें आप ये जो माल दिखता है वो आप लोग बनाते हैं? हाँ वही बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टीवी देखते होंगे, आपने देखा होगा बजट पेश होने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या महंगाई वगैरह को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ महंगाई तो बढ़ गया है। कितनी तनख्वाह है आपकी? 12,000 है। उसमें हो जाता है, पूरा काम चल जाता है? नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा क्या, कहाँ पे दिक्कत आती है? हर चीज़ों में दिक्कत आती है, बच्चों के स्कूल, रूम भाड़ा, सब में दिक्कत आती है। अच्छा, सब में दिक्कत आती है। हाँ। राशन मिलता है? नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्यों? हमारे राशन कार्ड बिहार में बना था, यहाँ पे नहीं बना था। यहाँ राशन कार्ड से मिलते ही नहीं। देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं और ख़ासतौर से जो लेबर वर्क के लिए, जो काम ढूंढने के लिए लोग दूसरे प्रदेशों से पलायन करते हैं, अब जिस राशन के नाम पर हमेशा बड़ी बात कही जाती है, कहा जाता है कि उस राशन का फ़ायदा भी, फ्री राशन का फ़ायदा भी सभी को नहीं मिल पाता। अब क्योंकि सर ये कहा जाता है कि जब ये फ्रीबीज़ देने वाली बात है, ख़ासतौर से गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनको तो बहुत रियायत मिलती है, क्या उसका कोई असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली क्या है, जो पहले हमें लेबर आसानी से मिल जाती थी, वो लेबर आज की डेट में हमारे 30-40% की लेबर कट हो चुकी है। हाँ, जो उनको घर में ही राशन मिल जाता है, यहाँ आने को राजी नहीं होते घर पे। कुछ पैसा मनरेगा में 10-5 दिन नौकरी करके मनरेगा से पैसा कमा लेते हैं, बाकी राशन फ्री है। तो यहाँ शहरों में जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं। हमें मैन पावर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शॉर्टेज हो रही है। अच्छा, लेकिन फिर तो ये कहा जाए वो तो गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनको राहत दे रहे हैं, फिर सशक्त नहीं कर रहे हैं, अकर्म बना रहे हैं उनको, सशक्त नहीं कर रहे हैं। सशक्त तब होता है कि हमारा युवा मजबूत हो, हमारे युवा में काम करने की शक्ति आए, उसको तो वो अकर्म बना रहे हैं, आलस्य दे रहे हैं उसको। फ्री की राशन या देखिए, हम उनको हैंडीकैप बना रहे हैं कि वो काम से दूर भाग रहे हैं। जब हर चीज़ आदमी को फ्री मिलने लगेगी तो वो काम क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों को भी क्या इसी तरह से अब लेबर मिलने में दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है मैडम, हमें तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम लोग स्किल्ड लेबर तो हमें नहीं मिल पा रही है, और जो सेमी स्किल्ड है वो भी ड्यू टू दिस थिंग वो वापस चली जाती है, आती नहीं है। यहाँ पे कितने वक्त तक काम करती हो? 12 घंटे करते हैं। 12 घंटे काम हो जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? सुनील यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। कितना वक्त हो गया है यहाँ पर काम? यहाँ पे 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। सुनील जी एक बात बताइए, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो पलायन करता है नौकरी के लिए, उसमें बड़ी संख्या होती है बिहार से यहाँ पर आने वाले लोगों की, तो क्या वजह है ऐसी? ये पता नहीं मेरे को। नहीं, बिहार में काम इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा है? ज़्यादा नहीं है काम, कोई फैक्ट्री भी नहीं है ज़्यादा, कोई फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए बिहार में, इसीलिए यहाँ पे आना पड़ता है, और कुछ नहीं, यही है। अच्छा, तो अब बजट पेश होने वाला है और कहा जा रहा है कि बजट में बिहार पर ज़्यादा फोकस होगा। बिहार को लेकर क्या उम्मीदें कि क्या होना चाहिए बिहार में बजट? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बिहार में। क्या? कंपनी काम देना चाहिए बिल्कुल भी, और होना भी चाहिए काम, जो हम लोग वहीं रहे वहीं काम करें, सब दिन यहाँ नहीं आना पड़े, और कुछ नहीं है। अपना घर परिवार छोड़ घर परिवार छोड़ के यहाँ आना पड़ता है, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, वहीं अपना रहेंगे, वहीं काम करेंगे, और कुछ नहीं, यही है। आप तो बिहार के हो, यहाँ पर आपको मिलता है राशन? नहीं मिलता है, यहाँ पे भी नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिलता। नहीं मिलता है यहाँ पर। तो वहाँ पे कौन लेता है राशन? वहाँ पे हमारी मम्मी पापा रहते हैं, वो लेते हैं। जी।
यहाँ पर आके ये ज़रूर कहा जाता है कि जो स्किल है, स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मैं अगर गलत हूँ तो बताइए, क्योंकि आज के वक्त में जो पूरा वक्त है वो स्किल बेस्ड है। आप और हम जो काम कर रहे हैं, मेरे जो वीजे हैं कृपाल जी, वो भी स्किल्ड पर्सन हैं, वो कैमरे का काम करते हैं। मेरा एक अलग तरह का स्किल है, यहाँ पर एक अलग तरह का काम होता है। सर अब कोटे की अगर बात की जाती है, क्योंकि हमेशा सरकार एमएसएमई की बात करती है, लघु उद्योग की बात करती है, अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत आपको नज़र आती है खासतौर से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? हाँ मैडम, ये जो अभी हम स्किल की बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने एक योजना चलाई थी, कौशल विकास योजना। वो सिर्फ बन के रह गई है और उसमें सारे दलाल घुस गए हैं, जबकि वो योजना इंडस्ट्री से जुड़ी होनी चाहिए थी और वो योजना इंडस्ट्री वालों के साथ इन्वॉल्व करके उसको धरातल पे उतारना चाहिए था। वो सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशन वालों को मिलके और जो कुछ दलाल थे, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चला रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उन सब का रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पूरा फर्जीवाड़ा हो गया। कोई ना किसी का कौशल हुआ है ना विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो इस योजना पे सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में उसका कोई 1% या 0.01% भी कोई लाभ नहीं पहुंचा है। तो इस तरह की जो योजना है, सरकार योजनाएं तो बहुत अच्छी लाती है, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। एक दूसरी चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारा आयुष्मान योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वो किसको मिलनी चाहिए? हमारे एम्प्लॉय जिसका हम ESI जमा करते हैं, वो आयुष्मान कार्ड का कम से कम 10 लाख आयुष्मान कार्ड हमारे एम्प्लॉय को डायरेक्ट मिलना चाहिए। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके। ये जो इन्होंने ESI के नाम पे ये जो जेल खाने बना रखे हैं, इसमें कोई इलाज नहीं मिलता है। यहाँ वर्कर का, हमारे एम्प्लॉय का हिरासमेंट के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ इसको सिंपल किया जाए और हर एम्प्लॉय को आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और ये तो हमारा हक बनता है, हमारे एम्प्लॉय का हक बनता है, क्योंकि हम पैसा जमा कर रहे हैं। हम कोई आयुष्मान कार्ड फ्री में नहीं मांगना चाहते। सरकार से इसको पैसा भी आएगा, जैसे आयुष्मान ESI में हम गवर्नमेंट दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं, 5.75 जमा कराते हैं, तो गवर्नमेंट को भी आयुष्मान के थ्रू पैसा मिलेगा। अभी तो फ्री में देते हैं, ESI पे करेगा वो, तो वहाँ भी गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं है। सर तो लेकिन अगर मैं अब चैलेंजेस की तरफ आऊँ, जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि योजनाएं बहुत अच्छी सरकार लेकर आती है, लेकिन उन योजनाओं को अमली जामा जब पहनाने की बात होती है तो ज़मीनी स्तर पर धरातल आते आते उसका पूरा मोड चेंज हो जाता है। अब अगर बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट बात करें, क्योंकि इस सरकार का जोर नौकरियों से ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ है, मेक इन इंडिया की तरफ है, स्टार्टअप्स की तरफ है, और ये कहा जाता है कि आप नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। लेकिन सर चैलेंजेस सबसे ज़्यादा क्या होते हैं जब आप नौकरी देने वाले बन जाते हैं? तो मैडम चैलेंजेस बहुत रहते हैं और इंडस्ट्री चलाना अपने आप में चैलेंज रहता है। जैसे हमने मल्टीपल चीज़ें बताई, लेबर प्रॉब्लम रहती है, बैंक इंटरेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, आप GST की प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड संबंध होते हैं। और इंडस्ट्री जो चलाता है उसको तकरीबन अगर आप देखें ओवर ऑन एवरेज तकरीबन महीने में 9 से 10 टैक्स वो पे करता है, लेकिन चैलेंजेस आमने सामने रहते हैं। तो अभी जो मैं समझता हूँ, जो हमने बात की इस पूरे सारांश में, कि हमें जो अपना GST में कहीं ना कहीं जो हम लोग टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ मॉडिफाई होना चाहिए। वो हम लोग कई बार 18% पे खरीदते हैं, 28 पे देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ फंड्स भी होल्ड रहते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे सर ने कहा कि आपको आयुष्मान कार्ड को ESI कार्ड से जोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको दोनों क्लब करना चाहिए हमें, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले हेल्थ का। और बैंक इंटरेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, CDB कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो कम होना चाहिए हमें। तो उस तरह के सारे चैलेंजेस जो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अच्छा, GST का भय भी लोगों के दिमाग से निकलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग GST से जुड़ें और इसका जो स्लैब है वो ऑटोमेटिक सरकार हमारी चाहती है कि कम हो, तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। हम GST वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर करें, कम करके और लोगों को इंसिस्ट करके भी आप भी पे करो। अच्छा राजन जी, क्योंकि अभी हम लोग जब कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने कहा कि बिजली की व्यवस्था जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, लेबर क्लास तो एक बड़ा चैलेंज होता ही है। ऑफ कोर्स जब वो कैश फ्लो की बात होती है तो उसका मैनेज करना, जब अगर आपके पास में वो आवक नहीं होगी तो आप उस फ्लो को नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो किस तरह के चैलेंजेस? हमारे बिलों पे एक तो जो रेट है
ज़्यादा है, जो कैटेगरी स्टेट वाला फिक्स चार्ज हटना चाहिए। दूसरा, इसमें 8% हम स्टेट टैक्स दे रहे हैं टोटल बिल पे, जो हमारे लिए ओवर बर्डन है, वो स्टेट का टैक्स हटना चाहिए हमारे को। मुझे लगता है कि हमने लगभग सभी जो खास बिंदु हैं उन पर तो ज़रूर प्रकाश डालकर चर्चा की है, और चाहे बात वो इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे बात वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नए अगर आप उद्योग लाना चाहते हैं तो उसकी जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की और उस पूरी प्रक्रिया को ये कहा जाए स्मूथ करने की ज़रूरत है। हमने बहुत अच्छे से समझा कि आपके घर तक जो तमाम वस्तुएँ पहुँचती हैं वो यूँ ही नहीं पहुँचती, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। जो रॉ मटेरियल है वो उसको वहाँ से लाने से लेकर इंडस्ट्री में उसको सेटअप करने से लेकर उसको एक मूर्त रूप देने से लेकर ये कहा जाए आपके घर पहुँचाने तक एक लंबी सप्लाई चेन है। तो बुलेट बजट में आज हमने राय जानी है इंडस्ट्रियलिस्ट की, आज हमने इंडस्ट्रीज़ में जाकर वहाँ के लोगों की, वहाँ के कर्मचारियों की, लघु उद्योग को जो बढ़ावा देते हैं उनकी बातें, उनकी राय जानी और ये समझने की कोशिश की कि इस बजट से आखिर उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। उनकी बातों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पिछली बार की भी जो योजनाएं बजट में आई थी, खासतौर से सरकार के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जो बातें कही गई उससे संतुष्ट तो है, लेकिन जब बात उनको क्रियान्वयन करने की आती है, उन्हें अमली जामा पहनाने की आती है तो कई चैलेंजेस उनके लिए ज़रूर नज़र आते हैं। तो इस बार इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी उद्योगपतियों की उम्मीदें ज़रूर हैं कि जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, स्टार्टअप्स की बात होती है, उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस बजट में ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। सरकार की ओर से कुछ सुझाव भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। बहरहाल बुलेट बजट में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और नए विषयों के साथ, किसी और इलाके के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए इंडिया डेली।